हेलो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर हमारा वीडियो रहेगा ये बेसिक अनुदेशक और सीनियर अनुदेशक एग्ज़ाम के लिए ही प्रॉपर मैं बना रही हूँ। और जो टॉपिक आप सब ने काफ़ी मुझे मैसेज भी कर दिए हैं कि सर्चिंग और सॉर्टिंग, इसे हम कंप्लीट करें। इस टॉपिक को हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले हम पहले तो ये देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सर्चिंग सॉर्टिंग की जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो हमें पढ़नी है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो वर्ड भी आपने काफ़ी जगह सुन लिया होगा। पूरा डिटेल में हम इसे समझेंगे नहीं, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम कर नहीं पाएंगे। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्चिंग सॉर्टिंग में से वो सब हम कंप्लीट करेंगे। कम से कम टाइम के अंदर हम इसे पूरा कर लें, मेरी ये कोशिश रहेगी। और बाकी आप सब लोगों की जैसे डिमांड होती है कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट बना दूं, तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगी अपने सिस्टम पे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इतना जो लंबा वीडियो होता है उसको एडिट करने में, और कई बार क्या होता है कि एडिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक पर्टिकुलर मैं फ़ोल्डर बना दूंगी चैनल पे इस सर्चिंग और सॉर्टिंग टॉपिक को लेके, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 वीडियो या 4 वीडियो के अंदर, 5 वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। टॉपिक को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, अपने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट इसके क्वेश्चन आए हुए वो करेंगे। ये टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफ़ी बार जैसे पढ़ा है, डेटा को हम किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। और डेटा पर्टिकुलर हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे एरे की। तो एरे में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, 4, 3, 5, 6। इस डेटा को हम कैसे रखना चाहते हैं, लीनियर रखना चाहते हैं, एक के पीछे एक रखना चाहते हैं ऐसे लाइन में लगा के, या फिर इसे हम ट्री की फॉर्म में रखना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे नाम भी देखे होंगे, जैसे स्टैक मोस्ट पॉपुलर इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, और क्यू का नाम आपने सुना होगा, लिंक लिस्ट का भी आपने नाम सुना होगा। एरे तो हम सी में, C++ में अभी तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा एरे का कॉन्सेप्ट। इसमें एक हम देखते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ग्राफ हो गया। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इन सब में डेटा को हम कैसे रखते हैं, इनका सबका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। उसके अंदर हम डेटा रखते हैं। जिस स्ट्रक्चर में डेटा रखेंगे उन सब के रखने के तरीके भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल स्टैक में अगर आप कोई डेटा स्टैक में रखते हो, उस ऑपरेशन को बोला जाता है पुश, और बाहर निकालते हो तो उसे बोलते हैं पॉप। और स्टैक जो होती है वो एक तरफ से ओपन होती है, दूसरी साइड से बंद होती है। किस किस ऑर्डर को ये फॉलो करती है, एक तो फिलो को, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर वो लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू होती है वो दोनों तरफ से ओपन होती है। तो अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अलग अलग तरीके से डेटा को हम रखते हैं। अब डेटा को हमने रख तो लिया, सेव तो कर दिया, मेमोरी में उसको जगह दे दी, बट उसे वापस हमें एक्सेस भी करना है। एक्सेस करने के लिए हमें उसे सर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर इस तरीके से कोई डेटा रखा हुआ है, उसे यूज़र बोले कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो पूरे को, या फिर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। उसके लिए हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। अगर कोई डेटा एलिमेंट आपको फाइंड करना है, सर्च करना है, तो सर्चिंग के लिए भी आपके पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं। अगर आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से सॉर्ट करना है, तो अरेंज करना है, तो आपके पास सॉर्टिंग के लिए भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं। और इनको पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एल्गोरिदम एग्जैक्टली क्या होती है। आपको ये छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख दिया, बहुत ही प्रॉपर वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर जो सेट होता है उसे बोला जाता है एल्गोरिदम। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एल्गोरिदम हम बनाएंगे क्यों? क्योंकि हमें कोई डेटा एलिमेंट सर्च करना है, हमें डेटा को अरेंज करना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उस एल्गोरिदम को बनाते हैं। उस एल्गोरिदम में क्या होता है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उससे हम कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में हम एल्गोरिदम को पूरा डिफाइन करते हैं,
जैसे मैं अभी आपको ये लिख के जो नोट्स बता रही हूँ, इसे भी एल्गोरिदम बोल सकते हैं। ऐसे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को समझाना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बताना, वो चीज़ें वो सब आ जाती हैं एल्गोरिदम में। आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर लिमिटेड सेट के अंदर समझा देना या डिफ़ाइन कर देना, वो कहलाता है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम बढ़िया है या ख़राब है, इसका मेजरमेंट भी करना अपन को आना चाहिए। तो 2 मेजर कंपोनेंट हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि एल्गोरिदम अच्छी है या सही काम नहीं कर रही। वो 2 कौन कौन से हैं? एक तो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी थी, इस प्रॉब्लम को हमने 2 प्रोग्रामर को दे दी, ठीक है, प्रोग्रामर नंबर 1 और प्रोग्रामर नंबर 2। इस प्रोग्रामर ने तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ 30 लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। इस प्रोग्रामर ने क्या किया, उसे 150 लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। दोनों ने क्या किया, सॉल्यूशन निकाल दिया उस प्रॉब्लम का, बट इसने उसके लिए 150 लाइनें लिखी और इसने सिर्फ 30 लाइन लिखी। तो इनमें से सबसे बढ़िया एल्गोरिदम किसने लिखी? प्रोग्रामर नंबर 1 ने, क्योंकि प्रोग्रामर नंबर 1 की जो एल्गोरिदम थी उसने 30 लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिख दिया। उसका मतलब वो मेमोरी में जितना स्पेस लेगा वो कम से कम स्पेस के अंदर आपका काम करवा देगा। अब 30 लाइन को स्टोर करने में मेमोरी कम जगह लेगी और 150 लाइन को स्टोर करने में मेमोरी ज़्यादा जगह लेगी। इस वजह से हम पता करते हैं कि कोई एल्गोरिदम कितना स्पेस कंज्यूम करती है। अब कोई एल्गोरिदम कम से कम स्पेस में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे दे, उसे बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए। मेमोरी में वो एल्गोरिदम कम से कम स्पेस में आ जानी चाहिए, पूरा प्रोग्राम अच्छे से रन हो जाना चाहिए, हमें कम से कम स्पेस में उसे रन करना है, ऐसी एल्गोरिदम प्रोग्रामर को बनानी चाहिए। अब सेम प्रॉब्लम थी, हमने 2 प्रोग्रामर को दे दी। एक प्रोग्रामर ने क्या किया, जो भी कोड लिखा, मान लेते हैं इसने कोई एक कोड लिखा था 30 लाइन का और इसका भी था 30 लाइन का, बट इसने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड लिख दिया, अलग अलग तरीके से हेडर फाइल उसमें इंक्लूड कर दी, बहुत सारे लिंक दे दिए उसने, पॉइंटर्स का यूज़ कर लिया। इसका जो कोड है वो एग्जैक्टली रन होने में 5 मिनट का टाइम ले रहा है और प्रोग्रामर 2 का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया था। इस प्रोग्राम को रन होने में सिर्फ 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। टाइम के मामले में अगर बात करें तो कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, जो कम समय में रन हो जाए, मतलब 20 सेकंड में ही ये क्या कर रहा है, फटाफट हमें रिजल्ट दे रहा है। इसे बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम भी ऐसी एल्गोरिदम को लिखना जो कम से कम टाइम में रन हो जाए। तो इन दोनों ही कंपोनेंट को लेके हमें ध्यान रखना है, एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर रन हो जाए और कम से कम स्पेस को लेकर चले। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हमसे कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं पूछा जाता और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दी है कि क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ही हमारे एल्गोरिदम को मेजर करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इसके ऊपर आपसे हर बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और बेसिक अनुदेशक में भी चांसेस हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे मिल जाएंगे। उस वजह से हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा कोई एरे है, मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे सर्च करना है 8। तो एरे की देखो क्या क्या खासियत होती है। एक तो ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा, ये पहले इसमें सर्च करेगा, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलता है, लीनियर है। तो एरे ने क्या किया, सबसे पहले इस एलिमेंट को 8 को सर्च किया 1 के साथ में, क्या 1 और बराबर हैं 8 के, तो बराबर नहीं है। फिर उसने अगले में सर्च किया, क्या 4 बराबर है 8 के, तो फिर से नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। देन इसने 3rd नंबर पे चेक किया, क्या 8 बराबर है 8 के, यहाँ पे उसे वो डेटा मिल गया जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, उसने कितनी बार सर्च किया, 1 2 3, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी 3।
अब मुझे अगला एलिमेंट सर्च करना है 2। 2 सर्च करने के लिए भी एरे कहाँ से स्टार्ट करेगा, नंबर 1 लोकेशन से। 1 के साथ में मैच करेगा, नंबर नहीं मिलेगा। 2 के साथ में भी मैच नहीं होगा, 3 के साथ भी नहीं होगा, 4 के साथ भी नहीं होगा। ऐसे करते हुए लास्ट एलिमेंट जो होगा एरे का वो हमें मिल गया 2। 2 को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 7। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितने एरे के अंदर एलिमेंट थे उतना ही हमें टाइम लगा। और मान लेते हैं एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n। n कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कब होगी, जब आप पूरे एरे को ट्रावर्स करोगे, प्रत्येक वैल्यू को रीड करोगे और आपको वो एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हो वो सबसे लास्ट में मिले। उस टाइम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n। अब मुझे थर्ड नंबर सर्च करना है 1। तो जैसे ही मैंने एरे में ढूंढना शुरू किया मुझे नंबर 1 लोकेशन पे ही 1 मिल गया। इसे बोला जाता है 1 को सर्च करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, 1। आपने पहली बार ही ढूंढा और आपको फर्स्ट बार ढूंढते ही वो नंबर मिल गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने के देखो 3 तरीके होते हैं, वो तीनों मैं आपको बताती हूँ मगर एक ही तरीका काम आएगा। जैसे बात हम सारी करेंगे ताकि अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए आप उसको पहचान लो एटलीस्ट कि हाँ हमने इसके बारे में पढ़ा था। जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का नाम आएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी में वो एल्गोरिदम कितना स्पेस लेगी उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन किया है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि वो एल्गोरिदम रन होने में कितना टाइम लेगी, तो दोनों ही कम से कम होने चाहिए, वो एल्गोरिदम सबसे बेस्ट मानी जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 तरीके से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। मगर इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हमें क्लास के अंदर कोई चैप्टर दिया याद करने के लिए, अब जब टीचर याद करने के लिए कोई चैप्टर देता है वो पूछेगा कि मैं टेस्ट कब लूँ, ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा मुझे 1 दिन में ये चैप्टर याद हो जाएगा तो आप कल टेस्ट ले लो। कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे ये चैप्टर 2 दिन में याद होगा, आप 2 दिन के बाद टेस्ट ले लेना। और कोई बोलेगा मुझे 4 दिन में याद होता है तो आप 4 दिन में टेस्ट ले लेना। देखो हमारे पास हर तरीके के बच्चे होते हैं, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को 2-3 बार पढ़ने के बाद याद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बट याद तो उसे भी हो जाएगा। इतना है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों ही बच्चों की कंडीशन को देखते हुए टीचर क्या डिसीज़न लेगा, भाई हमें इक्वलिटी लेके चलनी है सब बच्चों के बीच में। तो इसमें से जो मैक्सिमम टाइम होगा ना 4 दिन का, वो टाइम हम इन बच्चों को दे देंगे कि ठीक है आप 4 दिन का टाइम पूरा लो, 4 दिन मैक्सिमम मैं आपको टाइम देता हूँ और आप इसके बाद क्या करना, मुझे टेस्ट दे देना। इसे बोला जाता है कि टीचर ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने दिन तक का टाइम दे सकता था। लास्ट लिमिट थी टीचर की कि वो एक चैप्टर को याद करने के लिए 4 दिन का टाइम लास्ट दे सकता था। अगर वो टीचर डिसीज़न ले लेता कि नहीं मुझे कम से कम टाइम में चाहिए, तो वो कितने दिन के अंदर टेस्ट लेने का बोल देता। वो ये बोलता कि नहीं मुझे 1 दिन के बाद ही टेस्ट लेना है, अब आपको जितना भी याद करना है जैसे भी याद करना है मुझे नहीं पता, आप मुझे 1 दिन के बाद में मतलब 1 दिन के बाद में ही टेस्ट दोगे। इसे बोला जाता है कि कम से कम टाइम देना। इसे बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे देना, मैक्सिमम टाइम दे देना, यहाँ पे कम से कम टाइम दे देना। और एक होता है एवरेज केस कि ना तो इनकी सुननी और ना ही इनकी सुननी। हम क्या करेंगे, एक एवरेज टाइम लेके चलेंगे। चलो आपको 2 दिन का टाइम हम दे देते हैं और 2 दिन के अंदर आप क्या करो कि याद करो अच्छे से, उसके बाद हम आपका टेस्ट ले लेंगे। उसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। कोई एल्गोरिदम रन होने में, एग्जीक्यूट होने में इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है, उसे हम डिफाइन करते हैं वर्स्ट केस। कोई भी एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकती है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। तो कोई एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को हम 3 टाइम के साथ में मेजर करके चलते हैं कि वो ख़राब से ख़राब कंडीशन में कितना टाइम ले सकती है, ठीक है। उसे बोला जाता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस को देखो यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है बिग ओ से। बिग ओ मतलब बड़ा ओ, इसका नाम होता है बिग ओ। कि ये जो एल्गोरिदम है
ये कोई भी रिवर्स कंडीशन अगर आ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगी, 4 दिन का टाइम ये ले लेगी। ठीक है, वो होती है वर्स्ट कंडीशन, इसे बोला जाता है बिगो। इसका जो नोटेशन होता है ना, मतलब एक होता है ना कि जैसे हम देते हैं परसेंटेज, परसेंटेज को ऐसे लिखते भी हैं और परसेंटेज को हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वैसे ही बिग ओ को दिखाने का जो नोटेशन होता है, जो साइन होता है, वो बड़े वाला ओ जो होता है वो लिखते हैं हमें इंग्लिश में, और इसे दिखाया जाता है कि वो एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम लेगी रन होने में, एग्जीक्यूट होने में। अब वो एल्गोरिदम अगर हम बात करें मीडियम कितना टाइम लेगी, एवरेज में वो कितना टाइम लेगी, उसे बोला जाता है पर्टिकुलर एवरेज केस। एवरेज केस के अंदर वो एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेगी उसे दिखाया जाता है थीटा सिंबल से। बेस्ट केस जो होता है, मान लेते हैं कि उसके ऊपर हम दिन में 10 बार सर्चिंग करते हैं, 10 बार में से 8 बार तो वो क्या करती है, 5 मिनट में रिजल्ट दे देती है, और 2 बार ये ऐसा केस होता है कि उसको रन होने में, सर्च करने में, डेटा एलिमेंट सर्च करने में उसको कम से कम 15 मिनट का टाइम लग जाता है। कम से कम कितना, बढ़िया से बढ़िया टाइम वो कितना लेती है, कम से कम लेती है 5 मिनट। इसे बोला जाता है बेस्ट केस। और बेस्ट केस को दिखाने के लिए हमारे पास एक अलग सिंबल होता है, ओमेगा। सिंबल हमें ध्यान रखने हैं, बेस्ट केस का सिंबल होता है ओमेगा, बिग ओ होता है वर्स्ट केस का। सबसे घटिया कंडीशन के अंदर एक एल्गोरिदम कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो डिमांड कर सकती है, वो होता है बिग ओ। और एवरेज केस दोनों का क्या होता है वो देखा जाता है थीटा से। ठीक है, तीनों ही ये केस होते हैं किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाने के लिए। तो ये तीनों नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया था, इसको हम बिग ओ के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ओ 3। लिखने का तरीका ये होता है बिग ओ 7, और ये हो जाएगा बिग ओ n। और 1 जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा बिग ओ 1। इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखा जाता है। अब अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n को दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो बिग ओ n। कम से कम टाइम में वो एल्गोरिदम सर्च हो जानी चाहिए, तो ओमेगा n। और अगर एवरेज केस फाइंड करना है तो थीटा n। ये तीनों ही नोटेशन आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी हम बिग ओ के अंदर कोई नंबर लिख देते हैं 7, तो नंबर कोई होता है उसे एल्गोरिदम के टर्म में बहुत ही कम माना जाता है। इसे बोला जाता है कांस्टेंट, कि ये कोई वैल्यू है। एक तो वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो हमें दी गई है एग्जैक्टली, हमें उतना ही कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको बिग ओ n दे दें तो n की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। अभी तो हमने 7 डेटा एलिमेंट का एरे लिया, बट हो सकता है ये n की वैल्यू जो है वो 1000 हो। ठीक है, n की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, पता नहीं है उसका कुछ भी। बट जब भी कोई नंबर दिया हो एग्जैक्टली, तो नंबर को कैलकुलेट करना कम टाइम लेता है n के कंपैरिजन में। मैं आपको लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पूरी सीरीज़ लिखवा दूंगी। जैसे अगर ऑर्डर ऑफ n होगा वो छोटा होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ n log n छोटा होता है। इस तरीके से आपने बहुत सारी जगह लिखा दिखा होगा, log n। ठीक है, इनकी मैं आपको एक पर्टिकुलर सीरीज़ लिखवा दूंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो वो थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा और एटलीस्ट याद रह जाएगा। ठीक है, ये मोटी मोटी बात होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। और एक चीज़ और कि मुझे पता है जो बच्चे PGDCA कर रहे हैं उनका ये जो टॉपिक अब चल रहा है इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बट आप इसे सुन लेना, इनके नोट्स बना लेना अच्छे से, और अगर आप इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इस पूरे टॉपिक से, और मेरी गारंटी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। हम वापस आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे डेटा रखा जाएगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और एल्गोरिदम को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, एक उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती नहीं है, नेट में, गेट में, उनमें पूछी जाती है। बट बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोटे मोटे सब एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार हमसे पूछी जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज केस, उसको थीटा से दिखाते हो। एक उसका बेस्ट केस होता है जो ओमेगा से दिखाते हो। एक उसका वर्स्ट केस होता है जो आप बिग ओ से दिखाते हो।
बिगो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम कितना लेगी वो हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। कम से कम टाइम के अंदर वो एल्गोरिदम पूरी हो जाए उससे हम बोलते हैं बेस्ट केस। और एक हम इन दोनों का एवरेज केस ले लेते हैं कि एवरेज केस में वो एल्गोरिदम कैसे परफॉर्मेंस देगी। और अब हम हमारा जो टॉपिक है सॉर्टिंग उसे स्टार्ट करेंगे। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग एक प्रोसेस का नाम है जो कि अरेंज करती है किसी डेटा को। और डेटा कहाँ पे रखे हुए हैं, या तो एरे के डेटा को या फिर कोई एक लिस्ट दी हुई है आपको डेटा की, उनको आपको सॉर्ट करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में और असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे आपको इंटीजर टाइप का कोई एरे दिया होगा 5 एलिमेंट्स का, उसमें एलिमेंट या डेटा कैसे लिखे हुए होते हैं 3, 4, 8, 9, 1, ये एलिमेंट लिखे गए हैं। जब आप इनको सॉर्ट करोगे तो आपको सॉर्टिंग के बाद में ये एरे कैसा मिलेगा? आपको एरे मिलेगा 1, 3, 4, 8, 9। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपको कैसे मिलेगा 9, 8, 4, 3, 1। ठीक है, ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सॉर्ट करने की बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, उनके नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 उनको देखेंगे। सॉर्टिंग की एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं? आप नाम सुनोगे क्विक सॉर्ट, या फिर आपने सुना होगा मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। एक बहुत ही पॉपुलर नाम होता है बबल सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, शेल सॉर्ट। देखो बहुत सारी होती हैं एल्गोरिदम, बट हमें कौन कौन सी पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्विक सॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट। इनकी जो सॉर्टिंग की टेक्निक होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इनको डिटेल में देखेंगे। और ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, क्योंकि तरीका कि ये कैसे सॉर्ट करते हैं वो तो एग्ज़ाम में क्या होता है नहीं आता, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बट हम वो भी करेंगे। और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस करेंगे। अब ये इतने ही जो नाम है आपको इन सबको ध्यान रखने हैं और इन नामों को ही लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ये स्टेबल है या नहीं है, इन प्लेस है या एक्सटर्नल है, नॉट इन प्लेस है, एडप्टिव है या नॉन एडप्टिव है, कंपैरिजन बेस्ड है या नॉन कंपैरिजन बेस्ड है। तो ये 3-4 चीज़ें होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप छोटे छोटे एक पॉइंट लगा लेना, स्टेबल एंड नॉट स्टेबल। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पूरा का पूरा एरे था 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4। मैंने इनको अलग अलग कलर में कर दिया। जैसे ये तो रेड कलर का 4 है, ये ब्लैक कलर का 4 है, ये ब्लू कलर का 3 है, ये रेड कलर का 3 है। समझने के लिए जब हम इस पूरी की पूरी एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद हमें कैसा एरे मिलना चाहिए? बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 1 के बाद में 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, फिर 2 आना चाहिए, 2 के बाद में 2 आना चाहिए। 2 बार हमें 2 दे रखे हैं यहाँ पे, 3 और 3 भी 2 बार दे रखे हैं, 4 भी हमें यहाँ पे 2 बार दे रखे हैं। इस तरीके से ये सॉर्टिंग होनी चाहिए। बट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो 1 सबसे पहले आया था वो ही 1 यहाँ पे आना चाहिए, रेड वाला। ये जो ब्लैक वाला आपको 1 दिख रहा है, ये ब्लैक वाला आपका 1 इस रेड वाले 1 के बाद में ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 2 है ब्लैक वाला, ये पहले आया था रेड वाले से, तो 2 जो ब्लैक वाला है वो ही पहले आना चाहिए सॉर्टिंग वाली एल्गोरिदम में, और रेड वाला जो 2 है वो इसके बाद में आना चाहिए। ब्लू वाला जो 3 है वो पहले आना चाहिए,
और रेड कलर का जो 3 है वो बाद में आना चाहिए, रेड कलर का जो 3 है वो बाद में आना चाहिए, और रेड वाला जो 4 है वो पहले आना चाहिए, ब्लैक वाला जो 4 है वो लास्ट में आना चाहिए, मतलब इस 4 के बाद में आना चाहिए। आप जब सॉर्ट करोगे, सॉर्ट करने के टाइम पे अगर किसी भी तरीके से वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों बराबर हैं या दोनों क्वालिटी में एक जैसा है, यहाँ पे हो सकता है अल्फ़ाबेट दिए हों ए और ए, इन दोनों ए के अंदर जो सबसे पहले आया था ना वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में पहले आएगा और जो बाद में आया है वो बाद में आएगा, ठीक है। अगर वो एल्गोरिदम इस रूल को फॉलो करती है तो वो स्टेबल है, अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करे, अवॉइड कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक वाला जो 1 था पीछे वो आ जाए पहले, रेड वाला 1 चला जाए पीछे, ठीक है। फिर क्या हो, ब्लैक वाला 2 आ जाए, रेड वाला 2 आ जाए। 3 के साथ भी यही कहानी हो कि रेड वाला जो 3 है वो पहले आ जाए, ब्लू वाला 3 बाद में चला जाए। इस तरीके से क्या है कि जिस तरीके से वो डेटा एलिमेंट एरे के अंदर आए थे उनका आने का जो ऑर्डर था वो यहाँ पे मिसमैच हो जाए, उसे बोला जाता है नॉन स्टेबल। ऐसी एल्गोरिदम स्टेबल नहीं होती, और अगर वो ऑर्डर का, सीक्वेंस का ध्यान रखे तो उस एल्गोरिदम को बोला जाता है स्टेबल एल्गोरिदम। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ कि स्टेबल एल्गोरिदम कौन सी होती है और नॉन स्टेबल एल्गोरिदम कौन सी होती है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। सॉर्टिंग होने के बाद में अगर कोई डेटा एलिमेंट्स अपना ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज ना करें, सेम रखें, तो उस एल्गोरिदम को स्टेबल बोला जाता है। और सॉर्टिंग के बाद में अगर डेटा एलिमेंट्स अपना ऑर्डर और सीक्वेंस चेंज कर दें, ऐसी एल्गोरिदम को हम नॉन स्टेबल एल्गोरिदम बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अब देखो, स्टेबल एल्गोरिदम जो होती हैं उनमें इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट आती हैं मेन। और जो नॉन स्टेबल है, मतलब जो अपना ऑर्डर मेंटेन नहीं रखती, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अब आपको याद कैसे रहेंगी? इनके नाम याद करने के लिए देखो, एक कंपनी का नाम सुना होगा IBM। IBM कंपनी में अगर कोई काम करेगा तो उसका फ्यूचर है ना वो बिल्कुल स्टेबल है, उसको भविष्य में कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम से सेटिस्फाइड रहेगा, उसको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। आप इस IBM कंपनी को याद रखना। I से होता है इंसर्शन, B से होता है बबल सॉर्ट और M से होता है मर्ज सॉर्ट। इनके अलावा जो भी एल्गोरिदम होंगी वो सब होती हैं नॉन स्टेबल के अंदर। ये देखो बात होती है मेन एल्गोरिदम की। बाकी अगर हम स्टेबल के अंदर बात करें तो एक रेडिक्स जो एल्गोरिदम होती है वो भी इसके अंदर आती है। एक बार हम इस रेडिक्स को इग्नोर करके IBM, आप ध्यान रखना, IBM के अंदर जितनी भी एल्गोरिदम्स आती हैं वो सब स्टेबल हैं। बाकी जितनी भी हैं, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब होती हैं नॉन स्टेबल। और सॉर्टिंग के टाइम पे ये क्या करती है, अपना ऑर्डर सीक्वेंस ध्यान नहीं रखती, चेंज कर देती है। ये बात हुई स्टेबल और नॉन स्टेबल की। एक आप नाम सुनोगे, काफ़ी जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी एल्गोरिदम इन प्लेस एल्गोरिदम है और कौन सी एक्सटर्नल एल्गोरिदम है या फिर नॉन इन प्लेस एल्गोरिदम है। नॉन इन प्लेस का मतलब जो इन प्लेस नहीं है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, जिन एल्गोरिदम को रैम के अंदर ही वो अपना सारा सॉर्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा कर लें, उनको बोला जाता है इन प्लेस एल्गोरिदम। इनको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हार्ड डिस्क की सहायता नहीं लेती, किसी अदर मेमोरी की सहायता नहीं लेती। इन प्लेस का मतलब जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स सिर्फ रैम मेमोरी के अंदर ही आराम से सॉर्टिंग कर दे पूरी, उसे बोला जाता है इन प्लेस एल्गोरिदम। ऐसी एल्गोरिदम जिनको सॉर्ट करने के लिए हमें हार्ड डिस्क की या फिर CD ड्राइव की या फिर अदर मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, इनको हम एक्सटर्नल एल्गोरिदम्स बोलते हैं या फिर नॉन इन प्लेस एल्गोरिदम भी इनको हम बोलते हैं। वही बात है जो हमने लास्ट बार बात की थी, इनके भी आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी एल्गोरिदम को हम इन दोनों श्रेणी के अंदर बांटते हैं। आप इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें मैं लिख देती हूँ, वो आप थोड़ा ध्यान रखना। जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम रैम के अंदर अपना पूरा काम कर लेती है, सॉर्ट कर लेती है, वो इन प्लेस हो जाएगी।
और जिसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एल्गोरिदम होती है नॉन इन प्लेस या फिर एक्सटर्नल एल्गोरिदम। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? देखो, इन प्लेस एल्गोरिदम आपको याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा, बाकी मैं आपको इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी। इन प्लेस में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हिप सॉर्ट, लगभग सारी जो हमारी मेन एल्गोरिदम्स हैं वो सारी इन प्लेस होती हैं। अगर बात करें मर्ज सॉर्ट की, ये होती है नॉन इन प्लेस। तो जब भी बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, हमारे प्लेसमेंट होते हैं, और ये कंपनी आप याद रखना एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में जिसका प्लेसमेंट हो जाएगा उसके प्रमोशन एकदम क्विक होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। और हीप सॉर्टिंग दो तरह से की जाती है, एक मैक्स हीप और एक मिन हीप। तो जो एसबीआई के अंदर लगेगा उसके प्रमोशन भी जल्दी होंगे, उसको मैक्सिमम सैलरी भी मिलेगी। इससे आपको ये चारों पांचों एल्गोरिदम्स याद रहेंगी। एस से यहाँ पे मतलब होता है सिलेक्शन सॉर्टिंग, बी से होता है बबल सॉर्टिंग, आई से होता है इंसर्शन सॉर्टिंग। बाकी कौन सी बची? मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट हो जाती है नॉन इन प्लेस एल्गोरिदम, और इसे एक्सटर्नल मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। जब इस सॉर्टिंग को हम देखेंगे उस टाइम पे आप समझ भी जाओगे कि इसमें हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको बात करेंगे, बट अभी हमें याद ये रखना है कि इन प्लेस एल्गोरिदम के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हमारी आती हैं सॉर्टिंग की, और एक्सटर्नल में सिर्फ एक ही नाम है, मर्ज सॉर्ट। या तो आप इसे याद रख लो, या फिर आप इस तरीके से एसबीआई में जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं और मैक्सिमम सैलरी हमारी हो जाती है, इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव। अब देखो, ये मत सोचना कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। वो ये पूछेंगे बबल सॉर्ट इन प्लेस एल्गोरिदम है या नहीं। ठीक है, तो हमें इनके नाम ही याद रखने हैं, और अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा। याद भी रखना है, और आपके लिए ये ज़रूरी भी है, आपको याद करना ही पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी याद करो। एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो ये ही वर्ड लिखेगा आपको हिंदी में भी। एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी होती हैं, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई हमें एरे दे रखा है यहाँ पे, उसमें डेटा एलिमेंट है 3, इस तरीके से कोई हमें एरे दे रखा है। जब हम सॉर्ट करेंगे तो देखो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैसे हो जाएगी? सॉर्ट होने के बाद 1 आ जाएगा सबसे आगे, देन 2, 3, 4, 5, 8 और 9, इस तरीके से ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 और 9 यहाँ पे भी सेम है ऑर्डर इनका, और यहाँ पे भी 8 और 9 सेम है। एडेप्टिव एल्गोरिदम कौन सी होती है? ऑलरेडी अगर आपको सॉर्टेड कोई 2-3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट लिस्ट में दिए हुए हैं, वो उनको एज इट इज़ रख लेती है, उनको बार बार सॉर्ट नहीं करती, एक एक करके उनको सॉर्ट नहीं करती। वो क्या करेगी, 8 और 9 से पता चल गया कि ये दोनों सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो इनको एज इट इज़ रख लेगी। इससे क्या है, हमारा एक सर्च कम हो जाएगा। बट नॉन एडेप्टिव कैसी होती है? उसे कोई मतलब नहीं है कि सीक्वेंस में है डेटा या फिर नहीं है। वो क्या करेगी, 1 बाय 1 सब डेटा एलिमेंट को चेक करेगी, सॉर्ट करेगी। वो इन चीज़ों को नहीं देखेगी भाई कौन कौन से आइटम जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, मैं उनको एज इट इज़ ले लूँ। नहीं, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। वो हर एलिमेंट को सॉर्ट करेगी अपने हिसाब से। एडेप्टिव क्या करती है, सॉर्टेड एलिमेंट को एज इट इज़ ले लेगी, बाकी लिस्ट को सॉर्ट कर देगी। अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई लिस्ट, मैं एक लिस्ट और बना के देती हूँ आपको। जैसे कोई लिस्ट थी हमारे पास 1, 3, 4, 5 और 2, ये लिस्ट है। इस लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है, तो आपको ये पता होगा ये तीनों एलिमेंट बीच वाले तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, इनको सॉर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एलिमेंट सिर्फ हम एक ही सॉर्ट करना है, यहाँ पे 1 को एज इट इज़ लिखना है, फिर हमें 2 को लेके आना है आगे। अब देखो 3, 4, 5 एज इट इज़ रखने हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ 2, इसे बोला जाता है एडेप्टिव। बट अगर नॉन एडेप्टिव एल्गोरिदम होगी, वो क्या करेगी, वो इस एल्गोरिदम को 5 डेटा एलिमेंट सर्च करके फिर सॉर्ट करेगी।
पहले वो 1 से देखेगी, फिर वो 3, 4, 5 और 2, इन सबको वो क्या करेगी, 1 बाय 1 अरेंज करेगी। आगे जब हम इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके भी आपको नाम ध्यान रखने हैं, कौन से एडेप्टिव एल्गोरिदम्स होती हैं और कौन सी नॉन एडेप्टिव एल्गोरिदम होती हैं। एडेप्टिव में आ जाती है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। नॉन एडेप्टिव मतलब वो ऑर्डर से उसे कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ही पूरी की पूरे लिस्ट को अगेन सॉर्ट करेगी। इसमें आ जाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या बात कर ली। एक तो आपको पता होना चाहिए एल्गोरिदम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। एल्गोरिदम को कैसे जज किया जाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से और उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। कुछ मेजर फैक्टर और होते हैं जिसमें ये जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहली है इन प्लेस या फिर एक्सटर्नल। इन प्लेस वाली एल्गोरिदम वो जिन्हें हम रैम के अंदर ही सॉर्ट कर लेंगे। एक्सटर्नल वाली एल्गोरिदम जितनी भी होंगी सॉर्टिंग की, उनमें हमें हार्ड डिस्क की या बाहरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरह की हमने बात की थी स्टेबल और नॉन स्टेबल। स्टेबल एल्गोरिदम वो जो जिस सीक्वेंस में आया है, जिस ऑर्डर में आया है, उसे भी मेंटेन करे, वो होती हैं स्टेबल एल्गोरिदम। नॉन स्टेबल वो जो अपना ऑर्डर मेंटेन ना करे। थर्ड नंबर पे लास्ट में हमने बात की है एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम की। एडेप्टिव तो ये करती है कि ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट को एज इट इज़ रख लेती है, उससे क्या है कि उसका थोड़ा टाइम बच जाता है सॉर्टिंग करने में। नॉन एडेप्टिव बेवकूफ़ होती है, वो क्या करती है, चाहे पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्टेड हो, लाइन में लगी हुई हो, अच्छे से पूरा सॉर्ट किया हुआ हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट को भी नॉन एडेप्टिव क्या करेगी, वापस से सॉर्ट करेगी। ठीक है, उतना टाइम वेस्ट करेगी। वो होती हैं नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। इन प्लेस के लिए देखो मैंने आपको क्या बताया था, जिनका प्लेसमेंट हो जाता है एसबीआई के अंदर, वो एल्गोरिदम्स होती है इन प्लेस। और एसबीआई में सिलेक्शन सॉर्ट होता है एस, बबल सॉर्ट होता है बी से, आई से होता है इंसर्शन सॉर्ट। और जब एसबीआई में सिलेक्शन होता है तो हमारा जल्दी जल्दी क्विकली हमारा जो है प्रमोशन होता है, हमें मैक्सिमम सैलरी भी मिलती है हीप सॉर्ट। ये 5 एल्गोरिदम हमें ध्यान रखनी थी। एक्सटर्नल मेमोरी कौन से वाली सॉर्टिंग एल्गोरिदम को ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमने नाम याद किया था मर्ज सॉर्ट का। देखो स्टेबल और नॉन स्टेबल में हमने क्या बात की थी, अगर कोई बच्चा आईबीएम कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाए तो उसका करियर बिल्कुल स्टेबल है ना। आई से होता है इंसर्शन, बी से होता है बबल और एम से होता है मर्ज सॉर्ट। बाकी जो एल्गोरिदम बची जैसे क्विक, वो यहाँ पे नॉन स्टेबल में आ जाएंगी। एडेप्टिव में हमने कौन कौन सी एल्गोरिदम की बात की थी, एडेप्टिव में आई थी क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ इन तीनों को लेके। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको इन तीनों में एक कॉमन चीज़ दिखेगी, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। बी आई यहाँ पे भी है और बी आई यहाँ पे भी है। इसका मतलब बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जो होती हैं वो इन प्लेस भी होती हैं, स्टेबल भी होती हैं और साथ में एडेप्टिव एल्गोरिदम भी होती हैं। यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब यहाँ तक के जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और उसके आगे इन पूरी की पूरी एल्गोरिदम्स को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी मेरा जो टारगेट है वो ये है, जो बच्चे जिनको ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल लग रहा है उनको ये बिल्कुल आसान भाषा के अंदर पहुँच जाए और हमारे एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।